किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। ज़राअत ही पाकिस्तान का वो वाहिद शोबा है जो मुल्क को मुख्तसर अरसे में मुआशी मुश्किलात से निकालकर एक मजबूत मईशत बना सकता है। और ज़राअत में कपास एक ऐसी फसल है जो टेक्सटाइल सेक्टर को रवादवा रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की एक्सपोर्ट में 60% से जायद का हिस्सादार है। कपास होगी तो ये सेक्टर चलेगा, इसलिए हमें हर सूरत कपास की फसल को बचाना है। गुज़श्ता चंद सालों से सफेद मक्खी पाकिस्तानी कपास को तबाह कर रही है। ये छोटा सा रस चूसने वाला कीड़ा चंद ही दिनों में हरी भरी फसल को तबाह करके रख देता है और किसान बेबसी के आलम में मायूस हो जाता है। यही वजह है कि किसान अब कपास की जगह मकई और चावल काश्त करना शुरू हो चुके हैं। कपास की फसल की अहमियत के पेश नज़र हम अपने किसानों को इसके मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करते रहेंगे ताकि किसान अच्छी पैदावार लेकर खुद भी खुशहाल हों और मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। आज का प्रोग्राम सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के बारे में है और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद माहिरीन से जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के 100% बेहतरीन तरीके बताएंगे। कपास के नुकसानदेह कीड़े दो तरह के होते हैं, चबाकर खाने वाले और रस चूसने वाले कीड़े। चबाकर खाने वाले कीड़े आमतौर पर पत्तों और टींडों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि रस चूसने वाले कीड़े पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूसने वाले कीड़ों में सफेद मक्खी, चुस्त तेला, थ्रिप्स, माइट्स वगैरह शामिल हैं, जबकि कुतर कर खाने वाले कीड़ों में गुलाबी सुंडी, लश्करी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी वगैरह सारे फहरिस्त हैं। ये कीड़े कपास के मुख्तलिफ मरहले में हमला करके फसल को तबाह करते हैं। ये थे मुख्तलिफ इक़साम के हशरात जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर किसान भाइयों, पाकिस्तान भर में इस वक्त जिस कीड़े का खतरा है वो सफेद मक्खी है। जी हाँ, वाइट फ्लाई। इस वक्त कपास की फसल को सबसे ज्यादा खतरा वाइट फ्लाई का है। ये इतनी खतरनाक है कि एक हफ्ते में आपकी हरी भरी फसल को तबाह कर सकती है। सफेद मक्खी को कंट्रोल कैसे करना है ये जानने से कबल इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानना जरूरी है, ताकि किसानों को ये मालूम हो सके कि इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं, ये किस तरह दिन दुगनी रात चौगनी अपनी तादाद बढ़ाती हैं। बालिग सफेद मक्खी का जिस्म पीला, पर सफेद सफूफ से ढके हुए होते हैं। कद 0.5 मिलीमीटर तक होता है। मादा सफेद मक्खी पत्तों की निचली सतह पर तकरीबन 110 अंडे देती है। 3 से 5 दिन में बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं, जो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में जवान हो जाते हैं। बालिग मक्खी 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है। एक साल में सफेद मक्खी 10 से 12 नस्लें मुकम्मल कर लेती है। यूं एक मक्खी हजारों की तादाद में मल्टीप्लाई हो जाती है। सफेद मक्खी के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रफीक के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सफेद मक्खी किस तरह हमारी कपास को तबाह करती है। जी, सफेद मक्खी कपास का रस चूसने वाला कीड़ा है। ये इसकी मादा और बच्चे कपास की फसल से पत्तों से रस चूसते हैं और इस दौरान जो है जब वो रस चूसते हैं तो साथ साथ जो है ये लेसदार मवाद खारिज करते हैं, जिसकी वजह से कपास की पत्तों के ऊपर उल्ली लग जाती है और ज़ियाई तालीफ का जो अमल है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इस वजह से कपास के जो पौधे हैं वो मुरझा कर खुश्क हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। और सफ़ेद मक्खी जो है इसके तर्ज नुकसान में एक जो इंतहाई ख़तरनाक बात है वो ये है कि कपास की ये पत्ता मरोड़ वायरस का बायस बनती है, जिसको कॉटन लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। अब ये कपास की फसल को इंतहाई बुरी तरह जो है मुतासर करती है। किस वक्त इसका अटैक ज़्यादा होता है और किस वक्त किसानों को विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है? जी, जब ये जो है गर्मी का मौसम आता है तो जून से अगस्त का महीना जो है इसका पीक सीज़न हम इसको कहते हैं। उस वक़्त इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। बताएं कि किसान जब स्प्रे करता है तो कौन कौन सी गलतियां करता है? जी, स्प्रे करने के दौरान जो है किसान भाई हमारे जो स्प्रे करते हैं, एक तो वो जो है वक्त का ख्याल नहीं रखते। हमें चाहिए कि ज़्यादा धूप के अंदर स्प्रे नहीं करनी चाहिए, सुबह या शाम के वक्त स्प्रे किया जाए।
दोस्त कीड़ों की तादाद को अपने सामने रखें, और दूसरे जो IPM टेक्निक्स हैं जिसमें ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं या दोस्त कार्ड जो हैं उनको लगाएं, बाद में जाके हम जो है स्प्रे के ऊपर हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, हमेशा ETL लेवल यानी मुआशी नुकसान की हद देख कर स्प्रे करें। सफेद मक्खी अपना नुकीला मुंह पत्ते की रगों में डालकर पत्ते का रस चूस लेती है और अपनी पुष्ट से एक खास किस्म का लेसदार मादा पत्तों पर छोड़ जाती है, जिससे पत्ते में खुराक का तरसीली निजाम रुक जाता है। चंद दिनों में पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, यानी पौधे की खुराक बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो जाती है और खुराक ना मिलने के बायस पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इसके अलावा सफेद मक्खी मुतासरा पौधे से वायरस लेकर सेहतमंद पौधों तक मुंतकिल करने का बायस भी बनती है, जिससे सारी कपास वायरस ज़दा हो जाती है। यह हकीकत है कि सफेद मक्खी इस वक्त कपास के काश्तकारों के लिए दर्द सर बनी हुई है, जिसकी वजह से किसान आहिस्ता आहिस्ता कपास लगाना छोड़ते जा रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको चंद माहिरीन के पास लिए चलेंगे जो हमें बताएंगे कि सफेद मक्खी का 100% कंट्रोल कैसे करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कपास की तबाही में व्हाइट फ्लाई का बुनियादी किरदार है। जब सफेद मक्खी कंट्रोल में थी तो किसान बड़ी अच्छी पैदावार ले रहा था, अखराजात कम थे, आमदन ज्यादा थी। एक्सपोर्ट आइटम होने की वजह से किसानों को बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था। मईशत में रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली फसल कपास आज भी पाकिस्तानी मईशत का मजबूत सहारा बन सकती है। 1983 में हमने 4 मिलियन गांठ पैदा की, जो साल 2011 में बढ़कर 15 मिलियन तक पहुंच गई, और फिर सफेद मक्खी जैसे दुश्मन कीड़े के हमले तेज हो गए और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि गुज़श्ता साल हम सिर्फ 5 मिलियन बेल्स तक ही पहुंच पाए। कपास की पैदावार के हिसाब से हम 40 साल पीछे जा चुके हैं। सफेद मक्खी इतनी खतरनाक कैसे है और कपास की कैसे तबाही करती है और इस तबाही से कैसे बचा जा सकता है, ये सब जानने के लिए माहिर हशरात फैज़ान अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर हम बगौर जायज़ा लें तो सफ़ेद मक्खी की 4 हालतें हैं। पहले नंबर पे अंडे, उससे बच्चे निकलते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं और फिर बालग मक्खी। इनमें से 2 हालतें अंडे और प्यूपा ये नुकसान नहीं करते, लेकिन दूसरी 2 हालतें बच्चे और सफ़ेद मक्खी बालग ये दोनों नुकसान करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों हालतों में से ज़्यादा ख़तरनाक हालत कौन सी है। देखें, बालग सफ़ेद मक्खी रस चूसती है एक पौधे से और मुख्तलिफ पौधों से, लेकिन जो सफ़ेद मक्खी के बच्चे हैं वो एक ही जगह अपनी नीडल इंसर्ट करके रगों से रस चूसते रहते हैं, और दूसरे नंबर पर उनकी तादाद ज़्यादा होती है और बालग मक्खी से 5 गुना तादाद में ज़्यादा होते हैं। इसलिए सफ़ेद मक्खी और उसके बच्चे पत्ते की रगों में से रस चूसते हैं। ज़्यादा रस चूसने की सूरत में उनकी बैग से एक लेसदार मादा खारिज होता है जो निचले पत्तों की ऊपर वाली सतह पर गिरता है और पत्ते चिपचिपाहट शो करते हैं, और उससे हवा में मौजूद सूटी मोल्ड जो कि एक फंगस है पत्ते के ऊपर जम जाती है और पत्तों की ऊपरी सतह काली कर देती है, जिससे उन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती और पत्ते का फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। चूँकि पौधे की फूड फैक्ट्री पत्ते हैं और जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है तो खुराक बनाने का अमल रुक जाता है। खुराक न मिलने की वजह से पत्ते और पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। फैज़ान साहब, ये बताएं कि ये मुआशी नुकसान कितना करती है सफ़ेद मक्खी? देखिए बिनियामिन साहब, हम अगर देखें तो सफ़ेद मक्खी कपास का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और अगर हम बर वक्त कंट्रोल ना करें तो ये 50% तक नुकसान कर सकती है। अगर लेट सोन वैराइटीज़ में अर्ली अटैक हो जाए तो मुकम्मल तौर पर यह कपास को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सर, ये बताएं कि किसान सफ़ेद मक्खी के नुकसान से कैसे बच सकते हैं? अमूमन हमारे किसान भाई जब खेत में दाखिल होते हैं तो उड़ती हुई बालक सफ़ेद मक्खी देखकर परेशान हो जाते हैं और मार्केट से मुख्तलिफ ज़ायरे ख़रीद कर सिर्फ बालक सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बालक सफ़ेद मक्खी के साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो इसलिए हमें वो जहर दरकार है कि जिससे
बालग मक्खी के साथ साथ उसके बच्चे कंट्रोल हों, पौधे का रस महफूज हो, उसका फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो और पौधे का रस बनाने का जो अमल तेज़ हो और वही खुराक फूल और गुड़ियों को मिल सके। तो इसका बायर जो हल देती है वो एक मुनफरद केमिस्ट्री मोवेंटो की सूरत में देती है, जो कि सफ़ेद मक्खी के बालग और बच्चे दोनों को बर वक्त कंट्रोल करके कपास और इसकी फूल और टिंडों को महफूज बनाती है। जी फैजान साहब, आपका शुक्रिया। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करके ही कपास की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, वरना पैसे का ज़िया है। तेजी से बदलता हुआ मौसम, जाली और गैर मियारी कपास का बीज, गैर मियारी ज़री अद्वियात, इसके अलावा किसानों का जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से ना वाकिफ होना, सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले का बर वक्त कंट्रोल ना करना और महंगे होने की वजह से किसानों का गैर मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करना, कपास की तबाही की ये चंद बुनियादी वजूहात हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर की ज़राअत मुतासर हो रही है। मौसम को बदलने से तो नहीं रोका जा सकता, मगर ऐसे बीज तैयार किए जा सकते हैं जो मौसमों की सख्तियां बर्दाश्त कर सकें। हमारे किसानों को आज भी 50% से जायद बीज या तो जाली मिलता है या गैर मियारी, जिससे पैदावार मुतासर हो रही है। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में मौजूद अक्सर जहर इसे कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बायर की मोवेंटो प्रोडक्ट इस वक्त सफ़ेद मक्खी का मुकम्मल कंट्रोल देती है। न सिर्फ सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करती है बल्कि पौधे की ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करती है। मोवेंटो के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हशरात के माहिर मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कपास के लिए सफ़ेद मक्खी काश्तकारों के लिए वाकई दर्द सर बनी हुई है। उसकी वजह क्या है? अगर हम कपास के पौधे को देखें तो ये है कपास के पौधे का ऊपर वाला हिस्सा, ये है दरमियान वाला हिस्सा और ये है नीचे वाला हिस्सा। कपास में सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बालग ज़्यादातर दरमियानी हिस्से में मौजूद होते हैं और काश्तकार ऊपर वाले हिस्से में स्प्रे करता है। इस हिस्से में जितनी भी ज़री अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं वो एक तरफा सरायत पजीर हैं, एक तरफ चलती हैं। जहाँ से स्प्रे होंगी वहाँ से ऊपर की तरफ। अब दुश्मन नीचे बैठा है, स्प्रे यहीं से ऊपर चला जाता है, ना दुश्मन तक दवाई जाती है सफ़ेद मक्खी के बच्चों तक, ना वो कंट्रोल हो सकते हैं। एक बात। दूसरी, जब काश्तकार स्प्रे कर रहा होता है तो आमतौर पे ऊपर वाले हिस्से में ही स्प्रे करता है, नीचे वाले हिस्से में जहाँ सफ़ेद मक्खी के बच्चे और उसका बालग छुपा बैठा है वहाँ तक दवाई पहुँच नहीं पाती। इसलिए सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना आम ज़रिए अद्वियात से बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताएं कि जो मोवेंटो है वो किस तरह काम करती है और उससे कैसे 100% मक्खी कंट्रोल होती है? मोवेंटो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए एक मौसर, मुनफरिद और बेहतरीन जहर है। मोवेंटो दो तरफा सरायत पजीर है। जब हम कपास के पौधे के ऊपर मोवेंटो को स्प्रे करते हैं तो स्प्रे होने के बाद ये ऊपर की तरफ भी हरकत करता है और पौधे की निचली तरफ भी हरकत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी इसमें सलाहियत है कि ये पौधे के निचली तरफ भी हरकत करता है। तो इस पौधे में तरसील के दो निज़ाम हैं। एक है जाइलम जो नीचे से पानी लेके ऊपर की तरफ आता है, दूसरा फ्लोएम है जो इस पत्ते में तैयार शुदा खुराक को इस पौधे के फूल, गुड्डी, टींडे हत्ता के जड़ों तक लेके जाता है खुराक को। तो मोवेंटो इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है और पूरे पौधे में फैल जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा, जो नीचे छुप के सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बालग बैठे हैं वो मोवेंटो से बच नहीं सकते। आप एक और भी सवाल हो सकता है कि जी ये पत्ते जिन पे स्प्रे हुआ था वो भी कवर हो गए, निचले पत्ते जिन पे स्प्रे बराह रास्त नहीं हुआ था लेकिन मोवेंटो सरायत करके वहाँ पहुँच गई है, तो ये जो कल आने वाले दिनों में नए पत्ते निकलने हैं उनका क्या बनेगा? तो ये ज़बरदस्त मोवेंटो की खासियत है कि मोवेंटो नई फोट में भी जानने की सलाहियत रखती है। जो नई फोट निकलती आएगी उसमें मोवेंटो अपना काम दिखाती जाएगी और सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बाले को कंट्रोल करती है। अच्छा सर, इसका तरीका भी बता दें, इसको कैसे अप्लाई करना है? बिल्कुल सही है। जब भी हमने स्प्रे करना है तो अपने हर कतार पे यकसा स्प्रे करना है, क्योंकि जिस पौधे पे दवाई जाएगी उसी पर ही कंट्रोल होगा। और आमतौर पे काश्तकार स्विंग करते हैं इस तरह ताकि हर पौधे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्प्रे मिले। बिल्कुल ये बताइए कि अक्सर जो जहर हैं जब वो कहा जाता है कि जब बारिश आ जाए
तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो मोवेंटो के केस में क्या सूरत है? जब हम कपास के पौधे पे मोवेंटो को स्प्रे करते हैं तो उसमें जज़ब होके उसके निज़ाम का हिस्सा बन जाती है। बारिश आ भी जाए तो मोवेंटो का असर ज़ायल नहीं होता, बल्कि जितनी बारिशें ज़्यादा होगी उतना मोवेंटो का असर बढ़ जाएगा, क्योंकि खुराक की तरसील उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इशफाक साहब ये भी बता दें कि फसल के किस मरहले पर ये स्प्रे किया जा सकता है? मोवेंटो को हम फसल के हर मरले पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फसल का कद छोटा हो, दरमियाना हो या भरपूर जवान कपास हो। सर ये बताएं कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के अलावा इसकी क्या फ़ायदियत है? मोवेंटो जब भी हम कपास के पौधे पर स्प्रे करते हैं तो उससे कपास हरी भरी होती है, पत्ता सेहतमंद होता है। जितना पत्ता सेहतमंद होता है वो उतनी ज़्यादा खुराक बना के अपने टींडों को देता है, उतनी ही खुराक गुड्डी को अच्छी मिलती है, गुड्डी टींडों में तब्दील होती है। अब क्या हुआ, पत्ते ने खुराक बनाई, गुड्डी से टींडे बने, और जो टींडे बने हैं वो बरकरार रहते हैं, इसलिए कपास जो है टींडों से भर जाती है। इसलिए बायर का नारा है टींडों से भरपूर कपास। जी इशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के मौसर कंट्रोल के लिए मोवेंटो ही मार्केट में इस वक्त बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपको मुआशी नुकसान से बचा सकती है। किसान भाइयों, कीड़े मार जहर से उसी वक्त मुस्फीद हुआ जा सकता है जब उसको अप्लाई करने का तरीका ठीक हो, बर वक्त स्प्रे किया गया हो और प्रोटोकॉल्स के साथ किया गया हो। आइए आपको बताते हैं कि मोवेंटो का स्प्रे करने का दुरुस्त तरीका क्या है, मगर उससे पहले चंद एहतियाती तदाबीर जो हम आपको हर प्रोग्राम में इसलिए बताते हैं कि आप अपनी हिफाजत सबसे पहले करें। सबसे पहले ओवरकोट पहने ताकि आपका जिस्म जहर से महफूज रह सके। उसके बाद सर को कवर करें ताकि आपकी गर्दन और कान जहर के असरात से महफूज रहें। उसके बाद मास्क लगाएं ताकि मुंह और नाक के जरिए जहर आपके अंदर ना जाए। ऐनक लगाएं ताकि आपकी आंखें भी महफूज रहें। इसके बाद बंद जूते पहनें ताकि आपके पाँव भी महफूज रहें। और किसान भाइयों, अपने हाथों को जहर से महफूज बनाने के लिए दस्ताने पहनना मत भूलें। जी किसान भाइयों, आपने देखा इस वक्त स्प्रे करने वाले साहिब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और वाज़े रहे किसी किस्म का जिस्म आपका किसी जगह से नंगा नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म के ऊपर किसी जगह भी जहर ना लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने बायर के रजिस्टर्ड डीलर से मोवेंटो प्रोडक्ट असली खरीदी है। इस पैक में आपको 2 बोतलें नजर आएंगी, मोवेंटो 125 मिलीलीटर और बायो पावर 250 मिलीलीटर। ये फार्मूला 2 एकड़ के लिए तैयार किया गया है। अभी हम आपको 1 एकड़ की एप्लीकेशन बताएंगे। बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि महलूल मिक्स हो जाए और इसका ढक्कन खोलें और इसको उल्टा करके बोतल के ऊपर घुमाएं ताकि इसकी सील खुल जाए। स्प्रे मशीन के टैंक को 6 से 7 pH वाले पानी से आधा भर लें। एक साफ बर्तन में 5 गिलास पानी डाल लें जिसकी pH 6 से 7 के दरमियान हो। बेहतरीन नताइज के लिए जरूरी है कि जहर को बड़े टैंक में डालने से पहले एक छोटे बर्तन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। इस पानी में 125 मिलीलीटर मोवेंटो डाल दें और इसी पानी में 250 मिलीलीटर बायो पावर डाल दें। अब इन दोनों जहरों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमारे पास 5 गिलास पानी था जबकि 1 गिलास मोवेंटो और बायो पावर, ये टोटल 6 गिलास हो चुके हैं और हमने 6 टैंकियां इस्तेमाल करनी है, यानी फी टैंकी 1 गिलास तैयार शुदा महलूल टैंकी में डाल दिया जाएगा। स्प्रे टैंक का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और महलूल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि मिक्स हो जाए। लीजिए, सफेद मक्खी को 100% कंट्रोल करने वाला बायर का मोवेंटो स्प्रे तैयार हो चुका है। कपास की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान सफेद मक्खी ने पहुंचाया है, मगर यूं महसूस होता है कि जैसे हुकूमत सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में संजीदा नहीं है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान लिए चलेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत सफेद मक्खी के कंट्रोल के लिए क्या इकदाम कर रही है। स्टे विद अस। वेलकम
किसान भाइयों, एक बड़ा अहम सवाल कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल किस वक्त करना है। तो आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास 3 पौधे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पत्ता, इस पौधे का ऊपर वाला पत्ता, इस पौधे का दरमियान वाला पत्ता और तीसरे पौधे का सबसे आखिर वाला पत्ता। इन पत्तों का अच्छी तरह मुआयना किया जाएगा, यानी पेस्ट स्काउटिंग की जाएगी। और एक पत्ते के ऊपर आपको अगर 5 सफ़ेद मक्खी या उसके बच्चे नज़र आ जाएं तो आप समझ जाएं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इस वक्त आपको स्प्रे करना है ताकि सफ़ेद मक्खी को बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। हशरात को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के अक्सर ममालिक में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका इख्तियार किया जाता है। अब पाकिस्तान में भी अक्सर जगहों पे आपको इस तरह के ट्रैप देखने को मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये माहौल में भी मस्बत असरात मुरतब करता है। केमिकल का इस्तेमाल कम से कम होता है और हशरात भी कंट्रोल हो जाते हैं। इदारों की मुजरमाना गफलत, किसानों की लापरवाही या कुदरती आफात, हम कॉटन के लीडिंग एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन चुके हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। किसान की उगाई हुई कपास से चलने वाला टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान भर में 40% से ज्यादा अफराद को रोजगार मुहैया करता है, जबकि इस शोबे का जीडीपी में हिस्सा भी 9% से ज्यादा है। मुल्क भर में 500 से ज्यादा कारखानों में खवातीन समेत 40 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार कपास की पैदावार से जुड़ा हुआ है। तबाह होती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है? क्या हुकूमत इसे बचाने में संजीदा है भी कि नहीं? और किसानों को कपास की कीमत पूरी क्यों नहीं मिल रही? ये सब जानने के लिए आपको ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ एप्टमा के चेयरमैन आसिफ इनाम साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मसला है, किसान एप्टमा से खुश क्यों नहीं हो पा रहा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। ये देखिए, किसान जो अपनी प्रोडक्ट है वो बेचता है जिनर्स को, मिलों को तो डायरेक्ट बेचता नहीं है। तो अगर उनका ये मसला है तो ज़्यादातर जिनर्स के साथ हो सकता है कि वो इसकी प्रोडक्ट की पूरी कीमत दें या नहीं दें। हम लोग तो डायरेक्ट फुटी खरीदते ही नहीं है। सर, असल में आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचती है वो किसान की है, बीच में मिडल मैन है, ज़्यादा प्रॉफिट मिडल मैन कमा रहा होता है। और जब कीमत पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, आप इंटरनेशनल मार्केट में जब कम होती है तो उसको रिलेट कर देते हैं। जब पाकिस्तान में कीमत बढ़ती है तो आप स्पोर्ट प्राइस पे आ जाते हैं। इस तरह के मसले हैं किसान के। ये भाई सारी अजम्पशंस है, सब लोग कारोबारी हैं। अब आपको पता है कि जैसे बिजली गैस का टैरिफ ही जो है वो ख़त्म कर दिया है। 1 जुलाई से ना बिजली होगी ना टेक्सटाइल का टैरिफ होगा। तो उस सूरत के अंदर जाहिर बात है, लोग अगर सोचेंगे कि जी हम फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे तो बाजार में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है ना हर किस्म की। सर, आपके इस वक्त मुतालबात हैं क्या हुकूमत से? जी, हमने दिया है कि $9 की LNG और गैस जो है, और इसके अलावा जो है वो $9 की जो है 9 सेंट की वो बिजली दी जाए। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप ये शायद जानकर हैरान हो कि कपास का दरख्त भी होता है। जी किसान भाइयों, ये कपास का दरख्त है और इसके ऊपर कपास भी लगी हुई है, लेकिन ये कोई अलहदा वैरायटी नहीं है। ये बिल्कुल वही क्रॉप है, वही फसल है जो हम आम तौर पर खेतों में लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसको काटे ना तो ये दरख्त बन सकता है। इसमें कैपेसिटी होती है कि ये दरख्त बन जाए। दरख्त बनाया क्यों नहीं जाता, ये एक अहम सवाल है किसान भाइयों। इसलिए दरख्त नहीं बनाया जाता कि इस वक्त ये जो दरख्त है ये तकरीबन 50 पौधों की जगह घेरे खड़ा है और 50 पौधों की फसल इससे नहीं आ रही। पैदावार इसकी 2 से 3 पौधों के बराबर है। तो ये जैसे बड़ा होता जाता है इसकी पैदावारी सलाहियत कम होती जाती है, इसलिए इसको काट दिया जाता है और नए सिरे से फसल लगाई जाती है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने हर तहसील लेवल पर सहूलत सेंटर बनाया है, ताकि जो फार्मर है वो वहाँ तक अप्रोच करे, उसको जो मसाइल हैं कीड़ों के बारे में, फसल के बारे में, कपास के बारे में, वहाँ पहुँच कर वहाँ क्योंकि माहिरीन मौजूद होते हैं, उनसे रब्ता करके उनको सही मालूमात मिल जाती हैं।
एक तो एक इनका कदम अच्छा है। दूसरा ये कि पेस्टिसाइड जो इस वक्त प्रॉब्लम था, सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड चल रही थी, 2 नंबर चल रही थी, उन छापे लगाए, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की गई है और इसमें केसेस भी उन्होंने किए हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है क्वालिटी की वजह से। अच्छा सर, ये फरमाएं कि हम आज तक कोई ऐसा बीज क्यों नहीं बना सके जो रेजिस्ट करे सफ़ेद मक्खी को। दुनिया में तो अब ये मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी तबाही हो रही है सफ़ेद मक्खी से कॉटन। सफ़ेद मक्खी अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट की जाए तो वो मैनेज हो जाती है। हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से सफ़ेद मक्खी आती है। सबसे पहले तो ये है कि जो ही सफ़ेद मक्खी की थोड़ी सी नज़र आती है, हम उसको देखते नहीं कि उसका ETL लेवल भी आया है या नहीं। वो स्टेज भी आई है जिसमें स्प्रे की जाती है, वो स्टेज नहीं आई होती, शुरू से हम स्प्रे कर देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो केमिकल्स ऊपर पत्तों के ऊपर पड़ता है, पत्ता भी वो टेंडर होता है, नाजुक होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, सख्त हो जाता है। उसके अंदर जो खुराक बनाने का अमल है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक इसको लिंगर ऑन करें, लेट करें, ताकि हमारा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी अल्लाह की तरफ से चल रहा होता है। जो फ़ायदेमंद कीड़े होते हैं, बीटल है, क्राइसोपा है, ये वो मौजूद होते हैं जो सफ़ेद मक्खी को खा रहे होते हैं। हम स्प्रे करने की वजह से उनको डैमेज कर देते हैं, उनको ही मार देते हैं। इसलिए हम पहले ताख़ीर करेंगे स्प्रे के अंदर, उसके बाद माहिरीन से रब्ता करेंगे कि कौन सी स्प्रे ज़्यादा मौसर है और किस डोज पर मौसर है और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके सफ़ेद मक्खी का तदारुक किया जा सकता है। लेकिन सर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी स्पीड से होती है कि अगर 2-4 दिन की ताख़ीर हो जाए तो वो तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसमें अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल शुरू से अख्तियार किया जाए और माहिरीन से रब्ता करके, क्योंकि ये जो किसान हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये कीड़ा फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। वो फ़ायदेमंद कीड़े को नुकसानदेह समझ के मार रहे होते हैं। इसलिए इसका जानना बड़ा ज़रूरी है कि शुरू की स्टेज से अब एडल्ट्स जो सफ़ेद मक्खी होती है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितना निफ करता है। उड़ रही होती है, वो परेशान हो जाता है कि तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद मक्खी है। तो इस वजह से सबसे पहले हम सॉफ्ट किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फसल की जो पत्ते की सख्ती है वो वजूद में ना आए, सॉफ्ट रहे। और दूसरा नंबर ये है कि हम यूरिया का इस्तेमाल लेट करेंगे। यूरिया उसके अंदर ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जिस वजह से सफ़ेद मक्खी का अट्रैक्शन बढ़ जाती है कपास की तरफ, ग्रीनरी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए लाइट ग्रीन हम उसको रखेंगे, ज़्यादा यूरिया नहीं देंगे। तकरीबन जब कोई 60-70 दिन हो जाएं उसके बाद हम यूरिया का अप्लाई। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, हुकूमत भी साल इकदाम कर रही है कि सफ़ेद मक्खी को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सके ताकि ये कम से कम तबाही हो जाए। कपास की फसल हमारी डगमगाती मईशत को सहारा दे सकती है और कपास को सहारा देने के लिए हमें सफेद मक्खी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जंग लड़ना पड़ेगी। तब ही जाके हमारी कपास संभलेगी और हमारी मईशत संभलेगी। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए। साइम साहब, फरमाइएगा, जो हुकूमत ने प्राइस अनाउंस की थी कपास की 8,500 फी मन, वो तो अब इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तो 6,000 तक फ़रोख्त हो रही है कपास मार्केट में। देखिए, ये फिर वही बात है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी का पेपर में तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पूरे मुल्क का जो हाल है वही इस वक्त हो रहा है। यहाँ पर हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, वेयर हाउसिंग करवानी चाहिए थी, बैंकों को इन्वॉल्व करते कि बैंक ये TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान है वो फार्मर से डायरेक्ट परचेज करे, उठा ले। उसके बाद वो जो आपकी ये एप्टमा वाले जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, इस वक्त अमेरिका में देखा जाए जो कपास का रेट है वो $75.49 पर उसका 100 पाउंड जा रहा है। तो ये कीमत पाकिस्तान में लगाई जाए तो ये तकरीबन जाके बनती है 18-19 हज़ार रुपये पर मंथ, और इंडिया में इस वक्त रेट जा रहा है वो 218 रुपये तकरीबन। वो भी जो रेट बनता है वो देखा जाए इसका मन का वो 8600 रुपये के आसपास बनता है। इंडिया में 8800 रुपये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान में 8500 रुपये भी बहुत कम रेट था, क्योंकि आपने कपास की फसल को रिवाइव करना था तो आपने रिवाइव इसी सूरत में कर सकते थे जब फार्मर्स को बेनिफिट देते। इसमें गवर्नमेंट को फ़ौरन इंटरवेन करना चाहिए, TCP को इन्वॉल्व करें और बैंक्स के जरिए या सीड कॉर्पोरेशन जो सरकारी इदारे हैं उनके जरिए कपास की परचेज करके मार्केट को स्टेबल करें। साइंस साहब, एक और बड़ी ख़तरनाक बात है कि अभी नई फसल आई है और हमेशा जब नई फसल आती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस कम होती जाती है। तो इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन ना किया तो प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। कि अगर एप्टमा वाले हमारे जो से फार्मर्स को अच्छी कीमत नहीं देंगे तो हमारा फार्मर जो है कपास को एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है।
हम एक्सपोर्ट करके इनको अच्छा रिलीज दे सकते हैं। फिर उस सूरत में क्या होगा, एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा और लोकल आपका जो मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल का वो अच्छी कीमत पे करेगा। वो बाहर से भी तो मंगवाते हैं ना अच्छे, तो आप जब बाहर के मालिक को पैसा देने को रेडी हैं तो पाकिस्तानी फार्मर्स को पैसा देते वक्त घबराहट क्यों होती है आपको? साइम साहब, खुशाइंद बात है कि पाक आर्मी इस वक्त ज़राअत की रिवाइवल के ऊपर बड़ा काम कर रही है और मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 50 लाख एकड़ की निशानदेही कर ली गई है, जहां पाक फौज जो है वो सपोर्ट करेगी ज़राअत की बेहतरी के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये फिजिबल मंसूबा है? देखिए, मंसूबा बहुत फिजिबल है, लेकिन इसमें एक ही बात है कि पाक फ़ौज के पास क्योंकि ज़राअत का एक्सपीरियंस नहीं है और ये ज़राअत एक प्रोफेशनल इस वक्त जॉब बन चुकी है। 44 लाख एकड़ ज़मीन की इन्होंने निशानदेही की है पूरे सूबाजात में, जिसमें पंजाब में 13 लाख एकड़ है, बाकी सूबों में मिलाकर 44 लाख एकड़ ज़मीन है। तो इस पर इनको चाहिए कि इसको फार्म से डिवाइड करें। और छोटा फार्मर कहाँ से ट्रेनिंग लेगा? वो फौजियों से ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता ना। इसके लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को, जो आपके इस वक्त सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं, जिनको आप मामूली सी तरबियत 3 महीने की तरबियत के बाद उनको आप प्रोफेशनल स्किल से डेवलप कर सकते हैं, उनको इंगेज करें एज ए फार्म मैनेजर। तो साइम साहब, जो हमारे ज़रई इदारे हैं जो ज़राअत की बेहतरी के लिए बनाए गए थे, रिसर्च के इदारे हैं, डिपार्टमेंट है, उनका फिर क्या रोल रहता है? देखिए, वो आपके सामने है। जो हमारे ज़रई इदारे इस वक्त मौजूद हैं, एक तो उनकी एफिशिएंसी वैसे ही 15-20% पे आ चुकी है। जितने उनकी बजटेड जॉब्स थी, अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को देख लें, एक्सटेंशन को देख लें, तो जो उनकी बजट में अप्रूव जॉब्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ है उस पर भी 40% 50% भी वो काम कर रहे हैं। साइम साहब, बातें की जा रही थी किसान को रिलीफ देने के, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है खादों के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम की टैक्सेस लगा दिए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसान अफोर्ड करता है? देखिए, 1200 अरब के लगभग हमारी इस वक्त खादों की लीगल मार्केट है और इस पर आपने 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, इसका मतलब है कि 60 अरब का आपने बिल वास्ता एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया आपने फार्मर्स के ऊपर। और उसके बाद आपने एडवांस इनकम टैक्स जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र थी, किसी पे 1% था पहले, वो आपने 6% कर दिया। इसी तरह आपने दीगर टैक्सेस लगाए, तो आपने कम से कम भी फार्मर्स के ऊपर जो इस वक्त बोझ डाल दिया है वो 100 अरब रुपए के लगभग बोझ डाल दिया इस बजट के अंदर। तो ये तो एक वही बात है ना कि आप एक तरफ रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ तो मिलता नहीं है, लेकिन जो आप उसके मुकाबले में टैक्सेस लगाते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूरिया की कीमत 3400 रुपये क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि आज से एक हफ्ता पहले, ईद से पहले, ये यूरिया 3150 में था, 3100 में था। अब जैसे ही इन्होंने इस पर वो टैक्स लगाया है, यूरिया 3400 का हो गया। तो साइम साहब, इससे हमारी जो फसलें वो मुतासर नहीं होगी, क्योंकि महंगा हो गया तो किसान की फसल तो महंगी नहीं हुई, उसका तो रेट वही चल रहा है बल्कि कम आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज़ होगी? देखिए, हम ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है। हम दुनिया में औसत पैदावार के हिसाब से उन मुमालिक में शामिल हैं जो कम तर पैदावार रखते हैं। अगर हमारी पैदावार अच्छी होती है जितनी हमारी ज़मीन है इस वक्त, तो हम इससे तो क्या, जो अब गंदम को देख लें, हमारी नेशनल कौमी जो आपकी औसत पैदावार है वो 25-26 मन है। अगर इस साल मान लीजिए 28 मन भी हो गई है, तो आप इंडियन पंजाब में वो 50 मन क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि और वेस्टर्न में आप जाएँ वो 80-85 मन पे आ चुकी है। तो अगर हम इसको 28 को 50 भी कर लेते हैं, तो हमारी तो गंदम क्या, हमारा 1 करोड़ एकड़ रकबा फ्री हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर हम ऑयल सीड क्रॉप लगा सकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इससे हमारे पास सीड ऑयल के लिए रकबा दस्तयाब होगा और हमारी सीड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो कम हो सकेगी। साहब से फरमाइएगा कि जो पंजाब का बजट है ये भी किसान दोस्त कहा जा रहा था, इसमें किसानों के लिए क्या क्या रखा गया है? देखिए, एक तो ये है कि इस बजट में भी वही आपको कंबाइन हार्वेस्टर्स, आपके मशीनरी है उसके ऊपर बहुत अच्छे पैकेज दे रहे हैं। सोलर और ड्रिप लाइन पे बहुत अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं। 50,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उनको 50 अरब की लागत से जो कर दिया गया कि इनको आप कर देंगे सोलर के ऊपर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 13 लाख ट्यूबवेल्स हैं, जिनमें से 9 लाख आपके डीजल पे चलते हैं और 4 लाख बिजली पे हैं। तो 9 लाख में से 50,000 का मतलब है कि आप 5% ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट कर देंगे सोलर एनर्जी के ऊपर। तो अगर इसी रफ्तार से करते रहे तो आने वाले अगले 20 सालों में हमारी तमाम का तमाम जो आपका ट्यूबवेल हैं वो सारे के सारे सोलर पे आ जाएंगे। अच्छा, ये 50,000 ट्यूबवेल तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म नहीं बताया कि आपने इस पर आप फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, लोन देंगे तो वापस कैसे लिया जाएगा। मेरी इसमें सजेशन एक ये है कि आप इन ट्यूबवेल्स को नेट मीटरिंग के ज़रिए ग्रिड से अटैच कर दें। फार्मर को कौन सा सारा साल पानी निकालना होता है, उसकी शायद हफ्ते बाद किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी को 3 दिन बाद ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी वक्त में आपका जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये जितनी भी सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाएगी और हमारा एक बहुत बड़ा लोड कम हो जाएगा, जो कि हम इस वक्त फॉसिल फ्यूल से जला रहे हैं, हम इम्पोर्टेड फ्यूल से जला रहे हैं, हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसका। जी साहिब साहब, दुरुस्त फरमाया। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता मुल्क भर में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी। जी सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। अगले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है
इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है और इसमें अपर पंजाब जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पटवार का रीजन, गुजरांवाला, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जबकि साउथ पंजाब में मॉडरेट बारिश का इम्कान है। सिंध में, अपर सिंध में जिसमें सखर, खैरपुर, नवाबशाह वगैरह शामिल हैं, इनमें दरमियानी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जिसमें बार खान, नसीराबाद, जलमक्सी वगैरह शामिल है, इनमें दरमियानी बारिश का इम्कान है। केपी में, अपर केपी में जिसमें मालाकंड, मर्दान, पेशावर वगैरह शामिल है, इनमें कई जगहों पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि साउथ केपी में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, मुल्क भर में मज़ीद बारिशें होंगी। सर ये भी फरमा दें कि जो दर्जा हरारत है वो क्या रहेंगे मुल्क भर में? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो क्योंकि मानसून का सीज़न शुरू है, इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने का इम्कान है। जैसे इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, बलूचिस्तान में कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइम साहब, इस वक्त जो कपास की फसल है उसको यकीनन बारिशों से नुकसान हो रहा है, तो फरमाइएगा किस तरह बचाया जा सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, किसान कैसे अपनी फसल को बारिश से महफूज रख सकते हैं? देखिए जी, जो कपास आपकी इस वक्त रेंजर खान या अपर सिंध में और लोअर पंजाब के अंदर है, जहाँ पे आपके सैंडी एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ये बारिशें बहुत फ़ायदा देंगी। इस वक्त आपकी नहरें बंद थी, फार्मर बहुत तंग था, पानी नीचे वाला कड़वा है, कपास की फसल को पानी नहीं दे सका था, इसकी फसल स्ट्रेस में आई हुई थी। उधर तो ये बारिशें फ़ायदा देंगी, लेकिन जहाँ पर आपके पक्के इलाके हैं वहाँ पर ये बारिशें कपास की फसल में फंगस डिजीज़ का बायस बनेंगी और फसल आपकी इसमें डैमेज हो सकती है। दूसरी बात है, बारिश के बाद जो हब्स पैदा होता है वो वाइट फ्लाई के हमले में बहुत शिद्दत पैदा कर देता है। और वाइट फ्लाई पिछले आप देख लें 8-9 साल से पाकिस्तान में कॉटन के जो सबसे चैलेंजिंग आपका इशू रहा है वो वाइट फ्लाई का रहा है। तो फार्मर को इसमें वीकली बुनियाद पे स्प्रे करना होगा, शायद 5 दिन बाद करना हो, ताकि वो हब्स के मौसम में वाइट फ्लाई को शिकस्त दे सके। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करवाएं ताकि आप बायोटिक और ए बायोटिक यानी कि तबई और गैर तबई स्ट्रेस जितने भी दवाएं उनसे आपका पौधा बाहर आ सके। बाकी जितनी क्रॉप दीगर क्रॉप्स हैं, आप उसमें सिट्रस की बात करेंगे, आप उसमें गन्ने की बात करेंगे, राइस की बात करेंगे, चाराजात की बात करेंगे, उनको इन बारिशों से फ़ायदा है, फार्मर को फ़ायदा हो जाएगा, उसकी पानी 1 या 2 पानी बच जाएंगे। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।